नमस्कार। उड़ान के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम संविधान के कुछ प्रश्नों के विश्लेषण पर चर्चा करेंगे। देखिए, कुछ प्रश्नों के ऊपर हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं अपने 2 वीडियो में। आज जो टॉपिक संविधान के बचे हुए हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो देखते हैं आज किन किन टॉपिकों के ऊपर हमें चर्चा करनी है। तो आज हम चर्चा करेंगे संविधान के नीति निर्देशक तत्व, जो संविधान का भाग 4 है। और नीति निर्देशक तत्व संविधान के आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक वर्णित है। तो चलिए देखते हैं निर्देशक तत्वों के ऊपर क्या क्या सवाल आज हमारे सामने है। तो आज का पहला सवाल है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख है। पहला ऑप्शन है संविधान की उद्देशिका में, दूसरा ऑप्शन है राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में, तीसरा ऑप्शन है मूल कर्तव्यों में और चौथा ऑप्शन है 9वीं अनुसूची में। तो इसका सही उत्तर है नीति निर्देशक तत्वों में। नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात संविधान में शामिल की गई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किसके बारे में संविधान शांत है। आपके सामने ऑप्शन है ए प्रौढ़ शिक्षा, बी कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी, सी मजदूरों को निःशुल्क विधिक सहायता और डी बालकों की प्रारंभिक शिक्षा जब तक वह 6 वर्ष की आयु प्राप्त न कर लें। देखिए, प्रौढ़ शिक्षा के संदर्भ में कोई भी प्रावधान निर्देशक तत्वों में वर्तमान तक नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रौढ़ शिक्षा। चलिए देखते हैं बाकी निर्देशक तत्वों में कहाँ कहाँ वर्णित है। कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी का वर्णन निर्देशक तत्वों के आर्टिकल 43 में है। गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जुड़ा गया था और 39A में वर्णित है। बालकों को प्रारंभिक शिक्षा जब तक वह 6 वर्ष के ना हो जाएं, पहले आयु 0 से 14 वर्ष थी। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा इसमें थोड़ा परिवर्तन किया गया और इसमें जो 6 से 14 वर्ष की आयु के बालक हैं उनके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा एक मौलिक अधिकार बना दिया गया और इसे संविधान के आर्टिकल 21A में शामिल कर दिया गया। और यहाँ पर कौन से बच गए, तो 0 से 6 वर्ष की आयु के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, तो ये भी सही हो जाता है। परंतु प्रौढ़ शिक्षा का प्रावधान कहीं भी निर्देशक तत्वों में नहीं किया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर ए प्रौढ़ शिक्षा होगा। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या था। राजनैतिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, जी नहीं, राजनैतिक प्रजातंत्र को स्थापित करने का कार्य हमारे संविधान के मूल अधिकार वाला भाग करता है। तो ये निर्देशक तत्वों से संबंधित नहीं है। सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, जी हाँ, ये सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करते हैं, परंतु केवल सामाजिक प्रजातंत्र यहाँ पर सही नहीं होगा। गांधीवादी प्रजातंत्र को स्थापित करना, जी हाँ, ये भी हम मान सकते हैं, परंतु केवल गांधीवादी नहीं होगा, क्योंकि हमारा 4th ऑप्शन ज्यादा सही है। यहाँ पर सामाजिक और प्रजातांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करना ऑप्शन में शामिल है। तो एक सामाजिक और प्रजातांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करना हमारे निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है। यहाँ पर मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार और मूल कर्तव्य दोनों को शामिल किया गया है। देखिए, आप गंभीरता से अगर विचार करेंगे तो मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध एक व्यक्ति को प्राप्त अधिकार हैं, जबकि मूल कर्तव्य एक व्यक्ति या एक भारतीय नागरिक के कर्तव्य के रूप में परिभाषित हैं। जबकि निर्देशक तत्व राज्य को संविधान द्वारा दिए गए निर्देश हैं जो उसे प्राप्त करने हैं। अगर निर्देशक तत्वों के आर्टिकल 37 को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि शासन के लिए आधारभूत निर्देशक तत्व ही हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल हैं। पहला ऑप्शन है मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध, ये मूल कर्तव्य फंडामेंटल राइट में शामिल है, FR, ये आर्टिकल 24 है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ये निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा। मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के प्रयोजन से भिन्न उपयोग का प्रतिषेध, जी हाँ, ये निर्देशक तत्वों में सम्मिलित है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा केवल 2, बी। अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। अगले हम प्रश्न लेंगे संविधान के मूल कर्तव्य वाले टॉपिक पर। मूल कर्तव्य पहले संविधान में शामिल नहीं थे, परंतु सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर
42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से मूल कर्तव्यों को संविधान में स्थान दिया गया। इस संविधान में 51A में वर्णित है। चलिए, तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिकों का मूल कर्तव्य है? ग्राम पंचायत, राष्ट्रीय ध्वज, अनुसूचित जाति जनजाति, वन्य प्राणी। देखिए, ग्राम पंचायत का संरक्षण या राष्ट्रीय ध्वज या अनुसूचित जाति जनजाति का संरक्षण मूल कर्तव्य के रूप में संविधान में परिभाषित नहीं है, परंतु वन्य प्राणियों का संरक्षण मूल कर्तव्य के रूप में संविधान में प्रस्तावित है। राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना जरूर आपका कर्तव्य बताया गया है, परंतु यहां पर इस प्रश्न के दृष्टिकोण से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी, वन्य प्राणी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 क मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है? राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना, अभी मैंने आपको बताया राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना मूल कर्तव्य में शामिल है, ये सही है। भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारे का भाव विकसित करना, जी हाँ, ये भी मूल कर्तव्य में शामिल है। अपने माता पिता एवं गुरुओं का आदर करना, जी नहीं, मूल कर्तव्य में ऐसा कोई कर्तव्य शामिल नहीं किया गया है, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी। हमारी समग्र संस्कृति की मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना, ये भी शामिल है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे संविधान के भाग 5 संघ के सवालों के ऊपर। तो चलिए सवालों पर आ जाते हैं। पहला सवाल है, धन विधेयक को कौन प्रमाणित करता है? धन विधेयक का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 110 में है। देखते हैं धन विधेयक को कौन धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करता है, यह आपसे सवाल पूछा गया है। राष्ट्रपति, जी नहीं। उपराष्ट्रपति, जी नहीं। स्पीकर, जी हाँ। लोकसभा के स्पीकर को यह अधिकार होता है कि वो अपने सील पत्र मुद्रा से किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कर सकता है, और अगर वह किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कर देता है तो ऐसा विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, और ऐसे विधेयक को राज्यसभा केवल 14 दिनों तक रोके रखने की शक्ति रखती है। यानी धन विधेयक के संदर्भ में सभी शक्ति लोकसभा के पास होती हैं। तो लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो धन विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करता है। अगला है, संविधान के अनुसार इनमें से राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कौन सी है? तो राष्ट्रपति की विधायी शक्ति के बारे में यहाँ चर्चा की जा रही है। पहला है संसद का सत्र आहूत करना, संसद का सत्रावसान करना। जी हाँ, राष्ट्रपति संसद का सत्र आहूत करते हैं, सत्रावसान करते हैं। संसद की बैठक को स्थगित राष्ट्रपति नहीं करते। संसद की बैठक को स्थगित करने का अधिकार लोकसभा का अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति को होता है। अध्यादेश जारी करना, जी हाँ, यहाँ पर क्योंकि विधायी शक्ति की बात की जा रही है, और अगर आप संविधान को अच्छे से पढ़ेंगे तो संविधान में विधायी शक्ति के रूप में परिभाषित राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1, 2, 3 में वर्णित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अगला प्रश्न है, यदि राष्ट्रपति ने संसद के संयुक्त सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी है और इस बीच लोकसभा विघटित हो जाती है तो क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 108 में ज्वाइंट सेशन की बात की गई है। ये तब बुलाया जाता है जब किसी साधारण विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा 6 महीने तक उस पर गतिरोध हो और वो इस पर आगे नहीं बढ़ पा रहे हों। वैसे गतिरोध को दूर करने के लिए सामान्य तौर पर इस प्रकार के संयुक्त अधिवेशन की घोषणा की जाती है। देखते हैं हमारे प्रश्न के क्या क्या उत्तर यहाँ पर दिए गए हैं। तो पहला उत्तर है संयुक्त सत्र यथा समय आहूत होगा। दूसरा उत्तर है संयुक्त सत्र निरस्त हो जाएगा। तीसरा उत्तर है संयुक्त सत्र नई लोकसभा के गठन के बाद होगा। और चौथा, विधेयक व्यपगत हो जाएगा, यानी लैप्स हो जाएगा। परंतु इसका सही उत्तर है कि संयुक्त सत्र यथा संभव आहूत किया जाएगा। अगर एक बार संयुक्त सत्र की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा कर दी जाती है तो लोकसभा के भंग होने के बाद भी यथा संभव संयुक्त सत्र आहूत किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ए। चलिए अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। संसदीय प्रक्रिया में गिलोटीन का क्या अर्थ है? गिलोटीन का अगर मैं शाब्दिक अर्थ लूं तो गिलोटीन का शाब्दिक अर्थ मुखबंदी है। ये एक फ्रेंच शब्द है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। विधेयक पर बहस को बंद कर देना, विधेयक पर बहस को जारी रखना, सदस्यों द्वारा सदन का बहिष्कार, सदन को स्थगित कर देना, सदन को दिन भर के लिए स्थगित कर देना। तो गिलोटीन का अर्थ होता है विधेयक पर बहस को बंद कर देना। गिलोटीन की प्रक्रिया बेसिकली जो बजट की प्रक्रिया है उससे जुड़ी होती है। तो बजट के मत बहुत सारे होते हैं जिन पर एक बार में सदन में चर्चा संभव नहीं हो पाती।
तो कुछ चर्चा के पश्चात इस गिलोटिन का उपयोग किया जाता है और बजट के जितने भी मद होते हैं उनको एक साथ संसद के पटल पर रख दिया जाता है और मतदान के बाद पास कर लिया जाता है और उसी को मुखबंदी या गिलोटिन के नाम से पहचाना जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य होंगे, तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का वर्णन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 54 में आप सभी जानते हैं। देखते हैं निर्वाचक मंडल में कौन कौन लोग शामिल होते हैं। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, जी हाँ, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। राज्य विधान मंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, देखिए राज्य विधानमंडल में 2 सदनों की व्यवस्था है, सभी राज्यों में नहीं, परंतु हमारे देश के कुछ 5 राज्य ऐसे हैं जहां पर द्विसदनीय विधानमंडल है, यानी वहां पर विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद का भी अस्तित्व है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधानसभाएं तो भाग ले सकती हैं परंतु विधान परिषद भाग नहीं ले सकती, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। सभी राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, जी हाँ, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। दिल्ली और पौंडीचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी यहाँ शामिल होते हैं। तो 1, 3 और 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी में नहीं, ऑप्शन डी में है 1, 3, 4, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 3 और 4। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा या संसद के द्वारा। देखिए राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया, महाभियोग की प्रक्रिया, इम्पीचमेंट की प्रक्रिया अपनानी पड़ती है जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 61 में दी हुई है। और इम्पीचमेंट में संसद भाग लेती है, अर्थात संसद के दोनों सदन जिसमें लोकसभा और राज्यसभा शामिल होते हैं, दोनों ही जगह इसको 2/3 बहुमत से पास कराना आवश्यक होता है, तभी राष्ट्रपति अपने पद से मुक्त हो सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा संसद के द्वारा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है, मतलब कितने समय तक पास हो जाना आवश्यक है, यहाँ पर सही प्रश्न होगा। तो कितने समय के भीतर उसे पास हो जाना चाहिए। तो देखिए एक अध्यादेश की अवधि 6 माह और 6 सप्ताह मानी जाती है। अध्यादेश का वर्णन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1, 2, 3 में है। देखिए 6 माह तक अध्यादेश जीवित रह सकता है और जब वो सदन के पटल पर रखा जाएगा तो 6 सप्ताह तक की उसकी अवधि बचती है। तो यहाँ पे 6 माह और 6 सप्ताह दोनों ऑप्शन में है, परंतु इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 सप्ताह, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि अध्यादेश सत्र शुरू होने के बाद, क्योंकि सत्र यहाँ पर शुरू हो गया है तो इसके बाद अध्यादेश 6 सप्ताह तक ही जीवित रह सकता है और 6 सप्ताह के भीतर ऐसे अध्यादेश को पास कराना आवश्यक है, वरना ये समाप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वो निम्नलिखित में से किसको या किनको संसद के पटल पर रखवाएगा। संघ वित्त आयोग की रिपोर्ट, यानी वित्त आयोग की रिपोर्ट की बात कर रहा है। जी हाँ, वित्त आयोग की रिपोर्ट राष्ट्रपति रखवाते हैं सदन के पटल पर। लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन, जी नहीं, लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन से राष्ट्रपति का कोई लेना देना नहीं है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन, जी हाँ, ये भी राष्ट्रपति पटल पर रखवाते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रतिवेदन, जी हाँ, ये भी राष्ट्रपति पटल पर रखवाएंगे। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 1, 3, 4। चलिए देखते हैं 1, 3, 4 किसमें है। तो सी में 1, 3, 4 है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा सी। अब हम कुछ प्रश्न लेंगे उपराष्ट्रपति वाले टॉपिक से। तो चलिए उपराष्ट्रपति वाले टॉपिक के कुछ प्रमुख प्रश्न देखते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिनके सदस्य होते हैं। देखिए अभी हमने राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के ऊपर बात की, अब हम उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के ऊपर बात कर रहे हैं। संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य, देखिए यहाँ पर केवल निर्वाचित सदस्य कहा गया है, इसीलिए गलत हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, जी हाँ ये सही है, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में हिस्सा लेते हैं। सी ऑप्शन भी देख लेते हैं, राज्यसभा के और राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य, जी नहीं, राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य, जी नहीं, इसमें केवल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य ही हिस्सा लेते हैं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी। अगले प्रश्न पर चलते हैं, भारत का उपराष्ट्रपति भारत का
द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। इसके पास पद से संबद्ध कोई औपचारिक कार्य या दायित्व नहीं होता। जी हाँ, ये अपने पद से संबंधित कोई भी औपचारिक कार्य या दायित्व का निर्वहन नहीं करते। ये अपने सभी दायित्वों का निर्वहन राज्यसभा के सभापति के रूप में करते हैं। तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनके कार्य का निर्वहन करते हैं। जी हाँ, ये भी सही है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनके कार्य का निर्वहन करते हैं। राष्ट्रपति की पद त्याग, अपदस्थीकरण अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। जी हाँ, ये भी सही है। तो हमारे सभी ऑप्शन 1, 2, 3, 4 सही हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, सभी चारों ऑप्शन सत्य हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नीचे 4 युग्म दिए गए हैं, जिनमें से वह सही युग्म बताइए जिसके द्वारा महानुभाव उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत तथा उच्चायुक्त के पद पर रहे। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन ऐसे हैं जो महानुभाव उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत और उच्चायुक्त के पद पर रह चुके हैं। इस प्रकार के फैक्चुअल सवाल एग्जाम्स में आपसे पूछे जाते हैं। तो इन फैक्ट्स को निकाल कर एक जगह रख लेंगे ताकि आप इसे याद कर लें। इसका सही उत्तर है बी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन और डॉक्टर वी गिरी। इसके बाद हम कुछ प्रश्न लेंगे केंद्रीय मंत्रिपरिषद वाले भाग से। तो देखते हैं मंत्रिपरिषद वाले भाग के कौन कौन से प्रश्न यहाँ पर हमारे सामने हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति के लिए विवेचित करता है? तो नियुक्ति तथा पद मुक्ति के संदर्भ में पूछा जा रहा है। एक बार फिर प्रश्न पढ़ते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है? यानी नियुक्ति और पदच्युति कहाँ दिया हुआ है? देखिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है और मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। ये आपको 75(1) और 75(2) में मिल जाएगा। आर्टिकल 75(1) और आर्टिकल 75(2). तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी, 75। तो हमारा दूसरा प्रश्न है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति? जी हाँ, संविधान में प्रावधान है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये बिल्कुल सही है। एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत जी हाँ, यह एक संवैधानिक बाध्यता है जिसमें मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। यह कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 75(3) के अनुसार है। जी हाँ, ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 75(3) के अनुसार है, परंतु ये चौथा ऑप्शन यह अनुच्छेद 74(3) के अनुसार है, गलत है। तो हमारे आज के सही उत्तर हो जाएंगे 1, 2 और 3। देखते हैं 1, 2, 3 कहाँ मिल रहा है। 1, 2 जिन्हें ये नहीं होगा, 1, 2 और 3। जी हाँ, इसका उत्तर होगा बी, 1, 2 और 3। इसके बाद हम महान्यायवादी और सीएजी से कुछ सवाल लेंगे। चलिए, भारत के महान्यायवादी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल के बारे में बताता है। अटॉर्नी जनरल निश्चित रूप से भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। उसमें वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश में होती है। जी हाँ, बिल्कुल सही। उसमें वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश में होती है। उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना आवश्यक है। जी नहीं, ये गलत है। संसद द्वारा महाभियोग लाकर उसे अपने पद से हटाया जाता है। जी नहीं, इसे पद से हटाने के लिए महाभियोग जैसी किसी प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 88 बताता है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं और राष्ट्रपति कभी भी इनको इनके पद से मुक्त कर सकते हैं। यहाँ पर जो सही ऑप्शन हमें मिले हैं वो है 1 और 2। तो देख लेते हैं 1 और 2 कहाँ पर हैं। तो ए में ही हमें मिल जा रहा है 1 और 2। तो सही उत्तर हो जाएगा ए, 1 और 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का महान्यायवादी पहला लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो 76 में महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल है, अभी मैंने आपको बताया आर्टिकल 76। लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है? जी हाँ, ले सकता है, कोई समस्या नहीं। लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है। लोकसभा की समिति का सदस्य भी महान्यायवादी हो सकता है। लोकसभा में बोल सकता है? जी हाँ, लोकसभा में बोल भी सकता है। लोकसभा में मतदान कर सकता है? जी नहीं, महान्यायवादी लोकसभा में मतदान नहीं कर सकता। लोकसभा में केवल लोकसभा के सदस्य ही मतदान कर सकते हैं। 4 गलत है।
तो हमको सही ऑप्शन मिलते हैं 1, 2 और 3। तो देख लेते हैं 1, 2 और 3 कहाँ पर है। देखिए ए में ही हमको मिल जा रहा है 1, 2 और 3, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए। धन्यवाद। तो हमारी ये तीसरी श्रृंखला यहाँ समाप्त होती है। अगले कुछ भागों के साथ पुनः हम आपके साथ जुड़ेंगे। धन्यवाद।